आप सभी को मेरा नमस्कार। माई सेल्फ पिंकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गंगापुर सिटी। बच्चों, कल हमने बात की थी, जो लास्ट वीडियो था, जो मराठों का उदय हमारा जो टॉपिक था, उसमें मैंने बात की थी बालाजी विश्वनाथ की, जो प्रथम पेशवा थे। उनके समय में क्या चुनौतियाँ आई, किस तरीके से उन्होंने सारी चुनौतियों को एक एक करके सॉर्ट आउट किया, और शाहू का जो इतना कमज़ोर साम्राज्य था उसको, उसकी नींव को मजबूती प्रदान की। और उनके जितने भी कार्य थे, जिस तरीके से जैसे 1719 की मुग़ल मराठा संधि हुई, या चाहे इसके अतिरिक्त जो जिस समय शाहू का भाग्य निम्न स्तर पर था, उस समय जो प्रमुख पेशवा मराठी सरदार थे, उनको किस तरीके से शाहू की ओर मिलाया, उनकी राष्ट्रीयता को ललकारा, और किस तरीके से शाहू की स्थिति को बहुत मजबूती प्रदान की। और हम देखते हैं कि किस प्रकार सैयद बंधु से मुग़ल मराठा संधि के फलस्वरूप उन्होंने मराठा साम्राज्य को इतनी मजबूती प्रदान की कि 30 लाख रुपया उनको सैयद बंधु सौदे कांड प्राप्त हुआ, और इस तरीके से मराठा साम्राज्य आर्थिक स्थिति उसकी बहुत ही मजबूत हुई। अब आज हम बात करते हैं कि बालाजी विश्वनाथ के बाद उनकी विरासत को आगे बढ़ाने वाले उनके पुत्र बाजीराव प्रथम, जिनका समय है 1720 से 1740। शाहू ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को अपना अगला पेशवा नियुक्त किया। 19 वर्षीय यह बालक अद्भुत सूझबूझ और अद्भुत कूटनीति में अपने पिता के समान ही था। जब बाजीराव पेशवा के पद पर नियुक्त किए गए तो उनके समक्ष बहुत सी कठिनाइयाँ थी, ऐसी चुनौतियाँ थी जो उन्हें फेस करनी पड़ी। जैसे अब उन चुनौतियों में यदि मैं बात करूँ, सबसे पहले तो दक्षिण में जो निज़ाम था, निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ, जिसने दक्कन में 2021 में जिसे वायसराय भी बनाया गया था दक्षिण का मुग़ल सम्राट द्वारा, वह 1724 में पुनः दक्षिण में आ जाता है। और आपको मैंने बताया कि 1719 में बालाजी विश्वनाथ के समय में मुग़ल मराठा संधि हुई थी, जिसमें दक्षिण के सूबों से 6 सूबों से उन्हें चौथ और सरदेश मुखी की वसूली का अधिकार प्रदान किया गया। तो बच्चों, आप यहाँ देखिए कि जब वापस से आसफ जान निज़ाम उल मुल्क जो 1724 में पुणे दक्षिण में जा रहा है, और अपनी स्थिति, इस समय इसकी स्थिति सुदृढ़ है, और क्योंकि इस समय शाहू और पेशवा का जो पूरा साम्राज्य था वो कुछ परेशानियों से, कुछ कठिनाइयों से घिरा हुआ था। ऐसे में दक्षिण की जो निज़ाम था, इसको पुनः मौका मिल जाता है कि वो शाहू के विरुद्ध षड्यंत्र करता है। और वो षड्यंत्र में क्या करता है कि जो कोल्हापुरी गुट था, मैंने बताया था कोल्हापुरी गुट में जो संभाजी थे, वो इसके शाहू के साम्राज्य को चुनौती दे रहे थे। मैं बता चुकी थी, राजा राम के 2 पुत्र थे, जिनमें मतलब उसकी 2 पत्नियाँ थी, ताराबाई यशुबाई, और ताराबाई का शिवाजी द्वितीय था और यशुबाई का संभाजी द्वितीय था। ठीक है, और ये शाहू के साम्राज्य को चुनौती दे रहे थे। तो उनमें से जो ताराबाई का तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि उसको तो बालाजी विश्वनाथ के समय में ही युद्ध में उसे हरा दिया जाता है। और 1707 में जो खेड़ा का युद्ध हुआ, जो ग्रह शाहू ताराबाई के बीच, उसमें बालाजी ने अपनी कूटनीति से किस तरीके से शाहू की स्थिति को मजबूत किया था। उसके बाद एक ग्रुप बचता है यशुबाई वाला, यानी इसके पुत्र संभाजी थे। ये अभी भी एक्टिव था और ये चाहता था कि कोल्हापुर में था ये सक्रिय, और ये शाहू को चुनौती दे रहा था। तो जब निज़ाम को कहीं से भी नहीं लगा कि शाहू को मैं किस तरीके से गिरा सकता हूँ, तो उसे लगा कि मैं संभाजी को उसके खिलाफ उकसाता हूँ और इनके बीच गृह युद्ध होगा और फिर से मराठा साम्राज्य कमज़ोर पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में इसने सैनिक सहायता दी, सैनिक सहायता कोल्हापुरी गुट को प्रोत्साहित किया और मराठों के बीच फूट डलवाने का प्रयास किया। अब क्योंकि उस समय जो बाजीराव प्रथम था, वो कर्नाटक गया हुआ था, तो उस समय में उसने शंभूजी को शाहू के आगे खड़ा कर दिया। किसने? निज़ाम ने। और तुरंत ही पेशवा लौटता है कर्नाटक से, और जब ये बिगड़ी हुई परिस्थिति थी उसको वो संभालता है, और 1728 में पालखेड़ा के समीप निज़ाम को करारी शिकस्त देता है। उसे मुंशी शिवगांव की संधि के लिए बाध्य कर देता है, जिसके अनुसार अब निज़ाम शाहू को चौथ और सरदेश मुखी देना
स्वीकार कर लेता है। आगे से वह यह भी वचन देता है कि कभी वह शंभू जी को सहायता नहीं देगा और विजित प्रदेश लौटा देता है। इस तरीके से आप देखिए कि पहली जो चुनौती थी, दक्षिण में निजाम उसके चौथ और सरदेशमुखी के अधिकार को चुनौती प्रदान कर रहा था। तो इस तरीके से पहली चुनौती से बाजीराव प्रथम किस तरीके से निपट लेता है मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखिए पहली चुनौती तो उसने फेस कर ली। अब दूसरी कि शाहू की सर्वोच्च सत्ता को भी स्वीकार करवाना चाह रहा है वो, क्योंकि उसे पता है कि कभी कोल्हापुरी गुट, कभी संभाजी आ जाता है, किस तरीके से बीच में इनको कोई सैनिक सहायता देता तो ये फिर शाहू के आगे आ खड़े होते हैं। तो अब वो करता है कि शंभू जी के जब षड्यंत्र असफल हो गए तो उसे एक संधि के तहत शाहू की अधीनता स्वीकार कर लेता है, स्वीकार करा लेता है और उसे वारणा की संधि करता है। कौन? पेशवा बाजीराव प्रथम किसके साथ? शंभू जी के साथ। और क्या कहता है उसमें? शाहू की अधीनता स्वीकार कर लेता है। कौन? शंभू जी। तो अब यहाँ पे सब लोग बाजीराव की कूटनीति को मान जाते हैं, उसके सैन्य नेतृत्व का लोहा भी मान जाते हैं। और जब ये सारी कठिनाइयों को एक एक करके बाजीराव प्रथम जब इनसे पार पा जाता है और तो फिर वो जब मुग़ल साम्राज्य को उस समय जब क्षीण और पतन की स्थिति में ही है लगभग, तो वो कहता है कि मुग़ल साम्राज्य के भावी पतन से मराठों को लाभ उठाना चाहिए और शाहू को इन शब्दों में ललकारता है कि अब समय आ गया है कि हम इन विदेशियों को भारत से निकाल फेंकें और हिंदुओं के लिए अमर कीर्ति स्थापित कर लें। आओ हम इस जर्जर और पुराने वृक्ष कौन सा? मतलब पतन को प्राप्त क्षीण दुर्बल मुगल साम्राज्य के खोखले तने पर, यानी खोखला हो चुका है जिसका तना, जिसकी नींव अब मजबूत नहीं रही, उस पर प्रहार करें तो इसकी शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। तो पेड़ कौन सा है? मुगल साम्राज्य का जो खोखला हो चुका, और उसकी शाखाएं क्या है? जहाँ जहाँ मुगल साम्राज्य की हुकूमत फैली हुई थी, जिन जिन राज्यों पर उनका कब्जा था, वहाँ अपना आप ही उनकी सत्ता छीन पड़ जाएंगी। तो आप इसका लाइन का अर्थ, ये बहुत फेमस कोट है बाजीराव प्रथम का, बार बार पूछा भी जाता है, कभी इससे बड़ा क्वेश्चन भी बना देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, इसका भावार्थ हमें समझाइए, इसका अर्थ समझाइए। तो बच्चों कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ये बाजीराव प्रथम का कोट था, यानी उसकी उक्ति थी जो वो शाहू को कहता है। और क्यों कहता है? जब उन परिस्थितियों में जब शाहू की स्थिति निम्न थी तो उसे लगता है कि शाहू की स्थिति को मजबूत करने का इससे अच्छा समय नहीं हो सकता जब मुग़ल सत्ता इतनी क्षीण स्थिति में है। और चूँकि वो एक कूटनीति और बहुत ही अद्भुत सैन्य क्षमता युक्त पेशवा था, वो अद्भुत था अपनी विजयों में, अपनी द्रुत गति से प्राप्त करने वाली विजयों के लिए भी जाना जाता था। और सबसे बड़ी बात, उसके पास एक फर्टाइल माइंड था जिससे वो बहुत ही अच्छी योजनाएं बनाता था और उन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए उसके पास 2 हाथ थे। तो इसी तरीके से वो बहुत ही जोश के साथ कहता है शाहू को कि आए हम इस खोखले वृक्ष पर प्रहार करें तो शाखाएं स्वयं ही गिर जाएंगी और हमारी मराठों की जो पताका है, यानी मराठा ध्वज, कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगा। तो कृष्णा नदी अर्थात दक्षिण में कैसे? क्योंकि दक्षिण में मैं बता चुकी हूँ संधि के तहत इन्हें 6 प्रांतों से चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार मिल चुका है 1719 की मुगल मराठा संधि के तहत, जो इसके पिता ने यानी कि बालाजी बाजीराव ने की थी, बालाजी विश्वनाथ ने की थी। किसके साथ? हुसैन अली के साथ, जो सैयद बंधु थे जिस समय फर्रुखशह सम्राट था। ठीक है, अब उस संधि के तहत ये दक्षिण में अपना पैर जमा लेते हैं और इसीलिए यहाँ कहते हैं कि इससे हमारी पताका कृष्णा नदी यानी दक्षिण से अटक तक फहराने लगी। अटक कहाँ है बच्चों? अटक है सिंध यानी सोचो आप सिंध पाकिस्तान का वो हिस्सा, तो वहाँ तक वो अपनी मराठा पताका यानी ध्वज को लहराना चाहता था। तो देखिए आप सुनिए आगे, जब ये ललकार करता है तो शाहू क्या जवाब देते हैं? तो वो कहते हैं, शाहू पेशवा की ललकार से अति प्रभावित हुए बोले, नहीं, आप निश्चय ही इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे क्योंकि आप सत्य में ही योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। तो आप देखिए शाहू को कितना विश्वास था अपने इस पेशवा पे कि सिंध की क्या बात करते हो, इस पताका को तो आप हिमालय के भी पार गाड़ दोगे। हिमालय के पार मतलब अफ़गानिस्तान के उस क्षेत्र तक। तो इस तरीके से इसकी योजनाएं थी जो वो धीरे धीरे योजनाओं को क्रियान्वित करता है, फलीभूत करता है, कैसे कैसे एक एक जो कठिनाई उस समय शाहू के समक्ष थी, जो उसका छत्रपति था उस समय, शाहू उसको किस तरीके से वो मदद देता है। अब आप देखिए निजाम से वो मुक्त हो चुका,
इधर बारनायक संधि के तहत कोल्हापुरी गुट को भी वो ठिकाने लगा चुका है। अब देखिए कि गुजरात और मालवा की विजय करता है बाजीराव प्रथम। तो अब आप यहाँ देखिए कि जो गुजरात में पूरी तरीके से जो 6 सूबों में था, गुजरात नहीं था जिसे चौथा सरदेशमुखी का अधिकार मिला था, उससे गुजरात बाहर था। इसलिए खांडेराव दभाड़े के नेतृत्व में गुजरात पे एक धावा किया जाता है और गुजरात से चौथ वसूली का अधिकार मांगा जाता है, जो वहाँ का सूबेदार था उससे। मुगल सूबेदार सरबुलंद खां बाजीराव के छोटे भाई चिमनाजी अप्पा के साथ संधि कर लेता है और मराठों को चौथ और सरदेशमुखी प्राप्त करने का अधिकार गुजरात से मिल जाता है। तो अब हालांकि यहाँ से मुगल अधिकार गुजरात से पूरी तरह समाप्त नहीं होता, 1753 तक यहाँ मुगलों का आधिपत्य चलता रहता है। लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी बात थी कि गुजरात जैसे इतने महत्वपूर्ण प्रांत से चौथ और सरदेशमुखी की वसूली का अधिकार वो प्राप्त कर चुके हैं। अब गुजरात से आगे जैसे ही जाएंगे, अब आता है मालवा। तो गुजरात और मालवा की दोनों ही एक सामरिक स्थिति वाले प्रदेश थे ये। जहाँ भी गुजरात था तो गुजरात से पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया का जो भी व्यापार गुजरात के थ्रू होता था। ऐसे ही मालवा है। मालवा एक ऐसी कड़ी थी जो दक्षिण भारत और उत्तर भारत को जोड़ती थी। ठीक है, तो जो भी दक्षिण से और गुजरात को जाने वाले व्यापारिक मार्ग कहाँ से गुजरेगा? मालवा से। अब यहाँ देखिए कि मालवा में मराठों ने महाराष्ट्र में मुगलों के आक्रमणों के प्रतिकार के रूप में मालवा पर यहाँ आक्रमण प्रारंभ किए थे। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र में जब मुगलों का आक्रमण हो रहा था तो उसके बदले में वो मालवा पे आक्रमण शुरू कर देते हैं। बालाजी विश्वनाथ ने 1719 में यहाँ मालवा से चौथ वसूली प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वो सफल नहीं होता। हालांकि बार बार की जो युद्ध हो रहे थे वहाँ जो उस समय जो मोहम्मद खां बंगश था, सवाई जय सिंह जैसे मुग़ल सूबेदार थे, उनके पैर उखड़ जाते हैं और वो मराठों के आक्रमणों को रोकने में असफल रहते हैं और कुल मिला के यहाँ भी मुग़ल सत्ता खोखली पड़ जाती है। अब यहाँ इस चीज़ को छोड़ के अब यहाँ से पेशवा जाता है उत्तर की ओर। दक्षिण में वो कर चुका है गुजरात मालवा निजाम के साथ जो भी करना था, अब वो यहाँ से उत्तर की ओर प्रस्थान करता है। क्योंकि महत्वाकांक्षी पेशवा था, वो चाहता था कि मराठा की पताका उत्तर तक, पहले ही कह चुका है कि उसे कृष्णा नदी से अटक तक इस मराठा ध्वज को फहराना है। तो अटक तक जाने के लिए उसे उत्तर भारत की ओर प्रस्थान करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए कि वो क्या करता है। इस बीच ही सबसे पहले मोहम्मद खां बंगश जो इलाहाबाद का सूबेदार था, वो बुंदेलखंड पे आक्रमण कर देता है। वहाँ का छत्रसाल था उस समय, वो मराठों से मदद मांगता है। इस तरीके से बुंदेला नरेश छत्रसाल को मदद मिल जाती है बाजीराव प्रथम के द्वारा और मराठों ने बुंदेलखंड के सभी विजित प्रदेश मुगलों से वापस छीन लिए और छत्रसाल को दे दिए। और इसी के कृतज्ञता स्वरूप छत्रसाल एक दरबार का आयोजन करता है और कालपी, सागर, झांसी और हृदयनगर को निजी जागीर के रूप में बाजीराव प्रथम को भेंट में दे देता है। अब आप देखिए पूरा उत्तर भारत का कितना बड़ा हिस्सा बुंदेलखंड जैसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामरिक प्रदेश के आधा से ज़्यादा हिस्सा उनके हाथ लग जाता है। क्योंकि आप देखिए बुंदेलखंड से मतलब था कि आप बंगाल पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, उत्तर में तो आप जा ही सकते हैं, दिल्ली उधर अलवर में बात होती है। अब आप देखिए जब उत्तरी बुंदेलखंड पर आक्रमण हो रहा था तो मल्हार राव होलकर के अधीन एक टुकड़ी यमुना नदी को पार करती है और अवध के सादत खां पे आक्रमण कर देती है। और लेकिन इसकी शिकायत सादत खां मुग़ल सम्राट को कर देता है और उसी शिकायत के फलस्वरूप पेशवा को जब ये लगता है तो पेशवा सम्राट को मराठा शक्ति की एक झलक दिखलाने के लिए दिल्ली पर इतनी द्रुत गति से आक्रमण करता है 500 घुड़सवारों के साथ। सोचिए आप, मात्र 500 घुड़सवारों के साथ जाट और मेवातियों के प्रदेश को विद्युत गति से लांघता हुआ बालाजी बाजीराव 29 मार्च 1737 में दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। 3 दिन तक वो वहाँ ठहरता है और वो देख लेता है कि किस तरीके से दिल्ली में आपस में ईर्ष्या और कलह का वातावरण है और उसको दिल्ली, राजधानी दिल्ली जिसका नाम अभी तक सुनते आए थे, जो मुग़ल सल्तनत की पूरी एक केंद्र बिंदु था, उसका खोखलापन उसके सामने स्पष्ट झलक जाता है। अब देखिए बीच में ही निजाम फिर से आ खड़ा होता है और उसके साथ फिर से एक युद्ध होता है जिसमें मराठे निजाम के साथ भोपाल की संधि करते हैं, जिसमें चंबल से नर्मदा के बीच का संपूर्ण प्रदेश मराठों को
निज़ाम संधि की शर्तों स्वरूप दे देता है और 50 लाख रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति भी देता है। यानी दूसरी बार युद्ध हो रहा है अभी निज़ाम से। अब यहाँ पूरी तरीके से अब निज़ाम को नीचा देखना पड़ा और मराठा शक्ति की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। अब मुख्य बात यह कि उत्तर में मराठा शक्ति का उदय हो गया यहाँ दिल्ली पर आक्रमण और बुंदेलखंड की विजयों से। तो आप ये देखिए कि एक इतना महान योद्धा कर्मठ व्यक्ति था और अपने 20 साल के कार्यकाल में लगातार गतिशील रहा। कभी विजयों के रूप में, कभी लड़ाकू पेशवा के रूप में स्मरण किया जाता रहा। मालवा, गुजरात उसकी बहुत बड़ी विजयों में शामिल थी। और सबसे बड़ी बात, तोपखाने के क्षेत्र में मराठों की कमजोरी को भली भांति जानता था, इसलिए कभी भी शत्रु के समक्ष सामने आकर युद्ध नहीं करता था। शत्रु की रसद को काट देता था, उसकी संभरण को काट देता और उसे झुकाने में सफल हो जाता था। और उसकी सेना की प्रमुख विशेषता थी उसकी गतिशीलता और तीव्र गति। दिल्ली पे जो हमला होता है तो इतनी द्रुत गति से, इतनी आश्चर्यजनक घटना थी सभी के लिए कि किस तरीके से एक पेशवा इतने से कम समय में 3 ही दिन में वो वहाँ पे आ धमकता है और हाँ, एक बहुत ही सूझबूझपूर्ण योजना के तहत वहाँ पे आक्रमण करता है। और आप देखिए कि ऐसे नेताओं को खोज निकालता था और उसकी पार की दृष्टि से जो सदाई उसके प्रति कर्तव्यपरायण बने रहते थे। और जैसे सवाई जय सिंह और छत्रसाल की मित्रता से उसे बहुत लाभ हुआ। बाजीराव ने बृहद महाराष्ट्र की नींव डाली और एक मराठा साम्राज्य को एक बहुत ही सुदृढ़ स्थिति तक लेके गए। अब आप देखिए कि विघटन की आगे जब मराठा साम्राज्य में इसके बाद जो इनकी विरासत को आगे बढ़ाने वाला पेशवा है वो बालाजी बाजीराव है। इसके बारे में हम बालाजी बाजीराव की स्थिति के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा विचार विमर्श करेंगे। आप इसके साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, बाजीराव प्रथम उस पर इतिहास में जो उसका प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहा है, जिस तरीके से उनकी विजय रही हैं, उसे देखते हुए एक मूवी भी बनी है बाजीराव, और जिसको आप ज़रूर देखिएगा। इसकी विजयों को समझने में आपको बहुत, इसके जो साम्राज्य, इसकी विजय, इसकी कूटनीति, इसको समझने में उस मूवी से बहुत आपको सहायता मिलेगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।